सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। नमस्कार, एमएच1 प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। राफेल भारत को मिल रहे हैं, यानी कि दुनिया के सबसे उन्नत फाइटर जेट में से एक। और बड़ा सवाल यह है कि इसके बाद भारत की जो वायुसेना की ताकत है वो कितनी बढ़ जाएगी। और जो अभी वर्तमान परिदृश्य है, जो इस वक्त बॉर्डर पर हालात हैं चीन और पाकिस्तान को लेकर, ऐसे में भारत मनोवैज्ञानिक रूप से कितना मजबूत हो जाएगा या फिर किस तरीके से वो बढ़त बना पाएगा, ये बड़ा सवाल है। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल और सांसद डीपी वत्स साहब। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू जी वत्स साहब, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि अभी जो सुरक्षा का परिदृश्य है, अभी जो हालात हैं बॉर्डर पर, राफेल का आना ये कितनी बड़ी बढ़त है? देखो, जो हालात हैं अभी, मैं कहूँगा जियोपॉलिटिकल सिचुएशन उसमें ऐसे है कि चाइना और पाकिस्तान, हम एक तरह से टू फ्रंट वार लाइक सिचुएशन फेस कर रहे हैं। और इसमें एनिमी कंट्रीज के पास जो एयर कॉम्बैट पावर है उसको मैच करने के लिए राफेल हमारे लिए बहुत कारगर सिद्ध होगा, क्योंकि ये दुनिया का सबसे मोस्ट मॉडर्न मल्टीपर्पज एयरक्राफ्ट है। जी सर, अब तक जो लड़ाकू विमान है उसके लिए हम रूस पर निर्भर रहे हैं। अब नए दौर के यूरोपियन टेक्निक हमारे साथ आ रही है। क्या ये हमारी ताकत में इजाफा कर रहा है या फिर हम एक तरह से देखा जाए तो बदलते वक्त में हमारी टेक्निक बदल जाएगी? नहीं, देखो ऐसे है कि बेस्ट सिचुएशन तो वो होगी जब हम अपना आर्मामेंट खुद बनाएं। और ये उसमें जैसे पहले हमारे, आपने बोला कि रूस पे हम डिपेंडेंट थे, क्योंकि हमारी मिग सीरीज, मिग 21 से मिग 27, फिर सुखोई 30, ये सब रशियन एयरक्राफ्ट थे। और सुखोई 30 भी बहुत अच्छा मल्टीपर्पज एयरक्राफ्ट है। उससे पहले 65 आर में हमारे पास नेट थे, वो भी रशियन थे। 80% हमारी डिपेंडेंस हथियारों की खरीद में और हमारी एयरफोर्स को भी सुसज्जित करने के लिए और हमारे मिसाइल सिस्टम के लिए भी हम अभी भी रशिया पर डिपेंडेंट हैं। आपने देखा होगा कि हमारे रक्षा मंत्री जी अभी रूस होके आए हैं। जहां तक सवाल है दूसरे मुल्कों का, खासकर यूरोपियन मुल्कों का, तो हमारे पास फ्रांस की सीरीज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, चाहे मिराज हो चाहे जैगुआर हो। उसी में एक आगे की कड़ी में बढ़ाने के लिए ये रफाल है जो डसाल्ट कंपनी का बनाया हुआ है जी। और ये एज आई मेंशन्ड इट इज वन ऑफ द मोस्ट मॉडर्न मल्टीपर्पज एयरक्राफ्ट, यानी कि ये फाइटर भी है, इंटरसेप्टर भी है, बॉम्बर भी है, और सरफेस टू सरफेस, एयर टू सरफेस मिसाइल्स भी इसके पास हैं, एयर टू एयर मिसाइल्स भी इसके पास हैं। और ये शिप पे भी समंदर के ऊपर उड़ के मार कर सकता है, और साथ में एटम बम यानी न्यूक्लियर बम को भी कैरी कर सकता है। इसकी कैपेसिटी है 9.3 टन लोड कैरी करने की, इन एडिशन टू इट्स मिसाइल सिस्टम। जी वत्स साहब, जैसे हम बात करें पाकिस्तान के पास J-17 और F-16 हैं, ये माना जाए कि उसके मुकाबले राफेल काफी एडवांस है? देखो, मैं कहूंगा कि ये 5th जनरेशन मल्टीपर्पज एयरक्राफ्ट है हमारे पास। उसके पास भी जो उनकी सीरीज है उसमें 4th जनरेशन तक है, मगर F-16 भी करीब करीब मुकाबला करता है। उसकी रेंज, उसका मल्टीपर्पज यूज, आपने देखा होगा कि अगर हमारे पास बालाकोट के टाइम जो हमारा हिट हुआ मिग, जिसको अभिनंदन फ्लाई कर रहे थे और उन्होंने भी एक उनका F-16 हिट किया, अगर राफेल होता तो उन्हीं का हिट होता, हम हिट नहीं होते। तो ये हमारी कैपेबिलिटी के ये
एकदम वर्टिकल फ्लाइट, चाहे तो होगा 50,000 फीट तक ही ऊपर, इतनी कैपेसिटी उस विमान की भी है। मगर इसमें काउंट करेगा कि पायलट की एजिलिटी और नो हाउ और उसके रिफ्लेक्सेस कितने अच्छे हैं, और जो पहले बार करेगा तो उसमें ये बेटर एयरक्राफ्ट है। जी लेकिन जी नहीं वत्स साहब, लेकिन मेरा सवाल ये है कि ठीक है, हम पाकिस्तान को लेकर तो हम कह सकते हैं कि अब हमारे पास बहुत उन्नत हथियार हैं, क्योंकि हमने ये भी सुना था जब एयर स्ट्राइक हमने की थी कि अगर राफेल उस वक्त होता तो हमें वहां सीमा पार करने की भी जरूरत शायद ना पड़ती, इतना उन्नत ये फाइटर जेट है। इसमें कोई शक नहीं है। और वैसे भी पाकिस्तान हमारी 4th लार्जेस्ट एयरफोर्स है दुनिया की, चाइना की 3rd लार्जेस्ट एयरफोर्स है, और पाकिस्तान 7th लार्जेस्ट एयरफोर्स है। यानी मुस्लिम मुल्क में उनकी एयरफोर्स सबसे बड़ी है, मगर हमारे से उनकी 1.5 गुना कम, रादर हम करीब करीब उनसे दुगने हैं, जिसमें फाइटर, इंटरसेप्टर्स और बॉम्बर्स ये सारे मिलाएं तो इस मल्टीपर्पज एयरक्राफ्ट के जब हमारा पूरे 2 स्क्वाड्रन हो जाएंगे, यानी 36 के 36 आ जाएंगे, तो हमारी शक्ति काफी बढ़ जाती है और हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस भी, मोराल भी बूस्ट होता है कि हमारे पास मोस्ट मॉडर्न मल्टीपर्पज एयरक्राफ्ट है, जिसमें लेजर सिस्टम भी है, जिसमें मिसाइल सिस्टम भी है, जिसमें रडार यानी कि स्टिल्थ बॉम्बर्स बोलते हैं इनको, जो चोरी छिपे रडार पे बगैर आए अपने मिशन पे जा सकते हैं। तो इसकी रेंज है, क्योंकि 1500 किलोमीटर तक अंदर जा सकता है, और एयर टू एयर फ्यूलिंग करके इसकी रेंज बढ़ाई भी जा सकती है। ऐसे हालात में ये हर एक मिशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। जी वत्स साहब, अभी क्या सोशल मीडिया का दौर है, आप जानते हैं। सोशल मीडिया पर जैसे ही मतलब राफेल को लेकर जो चर्चाएं हैं, इसमें पूर्व रक्षा मंत्री दिवंगत मनोहर पर्रिकर, उन्हें बहुत याद किया जा रहा है, बहुत उनकी चर्चा हो रही है। हाँ, क्योंकि पर्रिकर साहब एक ईमानदार आदमी थे, एक डिवोटेड आदमी थे, और उन्होंने फ्रांस जाके इस डील को इनिशिएट किया था और आगे बढ़ाया था। तो मनोहर पर्रिकर और हमारे मोदी जी को इसका पूरा श्रेय जाता है। सर ऐसे आधुनिक, जी कहें अपनी बात। हाँ, ऐसे आधुनिक विमान को वो भारत की फौजों को सुसज्जित किया ऐसे विमान से, और ऐसे मौके पे फ्रांस ने हमें डिलीवरी दी है। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारे 36 आए और फिर और भी आए, तो उससे सर्टनली, वैसे तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि वार अब टोटल हो गया है। उस टोटल वार में देश का सिर्फ एक टाइप का विमान नहीं, और बहुत से फैक्टर्स काउंट करते हैं, और सबसे बड़ा फैक्टर है इकोनॉमिक फैक्टर। आप कितने दुश्मनों से घिरे हुए हों, जैसे चाइना से आप जरूर हमारा मुकाबला करेंगे, तो मैं आपका ध्यान बटाना चाहूँगा, चाइना का मेन हेडेक हम नहीं है, अमेरिका है, यूएसए है, जापान है, साउथ कोरिया है, ताइवान है, वियतनाम है। तो और ये जो साउथ चाइना सी में बड़ी तनातनी चली हुई है, अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर्स वहाँ बार बार आ रहे हैं सेफ लेन्स को, उधर से इंडिया ने क्वाड समझौता यानी क्वाड्रिलेटरल समझौता किया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और इंडिया का। तो इन सब को मद्देनजर रखते हुए मैंने एक वर्ड इस्तेमाल किया था, जियोपॉलिटिकल हालात, सिचुएशन जी, उसको देखते हुए इट विल बी अनदर फेदर टू आवर कैप, और इट विल बूस्ट आवर कैपेबिलिटी। जी सर, सवाल एक ये है कि हमने जिक्र किया पाकिस्तान का, जो वर्तमान परिदृश्य चीन को लेकर बना हुआ है, और ऐसा लग रहा है कि जो जमावड़ा है बॉर्डर पर पूर्वी लद्दाख में, वो सर्दियों तक खिंचेगा, या हालात जिस तरह के हैं। राफेल के आने के बाद चीन के साथ अगर हम एक सामरिक शक्ति का जिक्र करें, तो राफेल आने के बाद ये कितना मजबूत हो जाता है? मैंने कहा कि राफेल की कैपेबिलिटी है, मैं कहूँगा राफेल और SU-30 का जो कंप्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन बनता है ना, कि जैसे
लोड ले जाने की ताकत अपने SU-30 में भी ज़्यादा है, उसकी रेंज भी ज़्यादा है, मगर मैन्योरेबिलिटी जो है, इसकी क्विक एक्शंस, वो राफेल में है। तो जो इनका कॉम्बिनेशन बनता है वो हमें कैपेबल बना देता है कि वी डील विद चाइना एंड वी डील विद पाकिस्तान। जहां तक मिसाइल सिस्टम का सवाल है, मिसाइल सरफेस टू एयर मिसाइल भी, सरफेस टू सरफेस मिसाइल भी, तो उसमें उनके पास भी वो मिसाइल से हैं, हमारे पास भी ब्रह्मोस मिसाइल्स हैं। और अभी रशिया ने एक खेप चाइना को S-400 की रोक दी है और हमें देगा। इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल्स हैं, उसमें 7,000 किलोमीटर तक की मार रखते हैं, तो इससे हमें घबराने की जरूरत नहीं है। और ये तीनों मुल्क जो हैं वो एक तरह से न्यूक्लियर कैपेबिलिटी प्रभुसत्ता मुल्क हैं, तो इनमें शो ऑफ स्ट्रेंथ ज्यादा मायने रखता है, विच विल प्रिवेंट द यूज ऑफ फोर्स, क्योंकि तीनों मुल्क अपनी कैपेबिलिटी का मुजाहरा कर सकते हैं, मगर वार असल में फाइट करना, ये कन्वेंशनल स्कर्मिशेस तो हो जाएंगी जैसे गलवान में हुई, इसी तरह से कारगिल में हुई थी, मगर फुल फ्लेज्ड वार में तो वो वी विल ऑल इनवाइट म्यूचुअली एश्योर्ड destruction. That affordability for a total war, I don't think will be there with any, यानी ये कोई भी कंट्री उसको प्रेफर नहीं करेगा। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये भी एक शक्ति का मुजाहरा है। अगर दुश्मन को ये पता लगे कि इसकी कैपेबिलिटी है, यानी न्यूक्लियर ट्रायड बोलते हैं कि जमीन पे भी प्रेक्षास्त्र फेंके, सी से भी वो लॉन्च कर सके और एयर से भी, तो ऐसी कैपेबिलिटीज से संपन्न मुल्क पे आंख उठा के देखना बहुत मुश्किल होता है, और मुश्किल नहीं, वो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव होता है। तो उसमें मैं कहूंगा कि ये शो ऑफ स्ट्रेंथ के लिए और दुश्मन के हौसले पस्त करने के लिए जो सिचुएशन इंटरनेशनल बन रही है कि चाइना ने रशिया पे भी स्पाइंग करने की कोशिश की, उनके व्लादिवोस्टोक जो बंदरगाह है वो प्रशांत महासागर यानी जापान से नजदीक, उस पर भी कहा कि हिस्टोरिकली हमारा हक बनता है। इसी तरह हर एक मुल्क से, हिंदुस्तान से भी खाम खा का झगड़ा, यानी हमारे निफा पे उन्होंने क्लेम जताया हुआ है। ऐसे इसी तरह वियतनाम से झगड़ा, फिर पूरी साउथ चाइना सी से लगती कंट्री जो हैं, जिसमें इंडोनेशिया, वियतनाम, फिलीपींस, इन सभी से झगड़ा, ताइवान जो उनके बिल्कुल नजदीक ही लगता है। तो ऐसे हालात में हम जितनी ताकत हासिल करेंगे उतनी ही हमारी पीस बरकरार रहेगी। यानी कमजोर को, ये नियम है प्रकृति का कि कमजोर को शांति से रहने नहीं दिया जाएगा। तो हम कमजोर तो नहीं थे, मगर हमारी एडिड शक्ति राफेल के आने से हमारी बढ़ जाएगी, और जब हमारे स्क्वाड्रन पूरे हो जाएंगे तो हम चाइना से पैरिटी हासिल कर जाते हैं और पाकिस्तान से फार सुपीरियर हो जाते हैं। जो हम पढ़ रहे थे कि अभी 272 सुखोई हम बना रहे हैं और वो लगभग फाइनल होने वाले हैं, यानी कि रूस से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होता था। राफेल के मामले में ऐसा नहीं है और ये कहा जा रहा है कि इसकी और जरूरत पड़ेगी, इसीलिए पहले 136 के ऑर्डर की बात थी। हाँ, देखो अल्टीमेटली तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होना पड़ेगा, और हो सकता है हम दोनों टेक्नोलॉजीज की नो हाउ से इवन ए बेटर एयरक्राफ्ट वी कैन प्रोड्यूस। जैसे चाइना क्लेम करता है कि उन्होंने J-20 बनाया है, तो उसका कहीं इस्तेमाल तो नहीं हुआ है, मगर चाइना के क्लेम बहुत होते हैं। वो क्लेम है कि पहले उसके पास भी जो टेक्नोलॉजी है, उनके पास भी मिग सीरीज को उन्होंने चाइनीज नाम दे दिए थे, उनके पास भी सुखोई है, और उनके पास अब वो J-20 का हवाला देते हैं, जो सुपीरियोरिटी कहते हैं। सुपीरियोरिटी तो नहीं है वो उस एयरक्राफ्ट में भी, वो राफेल के मुकाबले का सा ये है, मगर उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी थोड़ी सी ज़्यादा है और साथ में रेंज भी। इसी तरह से
उनके पास भी फ्रेंच यानी कि जैगुआर और मिराज हैं। एक बात मैं आपके नोटिस में लाना चाहूंगा जी कि ये लॉकहीड है, जैसे डसाल्ट है, इसी तरह की रशिया की कंपनियां हैं। इन कंपनियों का जो है वो अपने नेशनल इंटरेस्ट तो देखेंगे, मगर फाइनेंशियल इंटरेस्ट भी होते हैं। ऐसे हालात में मैं ये कहूंगा कि हमारे पास ये नो हाउ आ गई, इसको हम सीखें। इसी तरह रशिया की नो हाउ है, उसको हम सीखें और फिर अपनी फैक्ट्रियां बनाने की, जैसे हाल हमने बनाया है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। और मैं तो कहता हूं कि सुपीरियर, जैसे हमारा स्पेस प्रोग्राम है, इट इज मैचिंग। इसी तरह हमारा डीआरडीओ है, मिसाइल प्रोग्राम है। इसी तरह हमारा इस तरह के मल्टीपर्पज एयरक्राफ्ट बनाने के लिए भी हमने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का सहारा भी लेना पड़ेगा। अपनी नो हाउ यानी मर्ज करके एक बेटर नो हाउ में आना पड़ेगा। और उस सब के लिए बहुत जरूरी है कि हम अपनी इकोनॉमी को डेवलप करें। जैसे प्रधानमंत्री जी ने बोला, श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने, कि आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत का मतलब है डिफेंस में भी आत्मनिर्भर भारत, कि हम एक स्पेस ताकत बन गए हैं। इसी तरह हम डिलीवरी सिस्टम रखते हैं, यानी किसी भी तरह के हथियार को डिलीवर करने के लिए हम कैपेबिलिटी रखते हैं, और अप टू दिस एक्सटेंट कि दूर से दूर तक मार करने की अक्षमता रखते हैं। इसी तरह से ये भी जो सुपीरियर एयरक्राफ्ट्स हैं, इनको भी जैसे कहा कि आप ही बता रहे हैं कि SU-30 तो अब हम कैपेबिलिटी हासिल कर गए हैं। जी जी इसी तरह राफेल को भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना पड़ेगा। अभी तक जो हमारे पास ऑफसेट डील है वो ये है कि इसका 50% जो हम पैसा देंगे उसका 50% हिस्सा वो हमारी लगाएगा डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी में, मगर स्पेसिफिकली राफेल में अभी तक नहीं है। ठीक सर, 1997-98 में हमने रूस से जो विमान आखिरी बार खरीदे थे, यानी लगभग 22 साल बाद हम विमान हमने खरीदे हैं जो आ रहे हैं। यानी कि ये माना जाए कि थोड़ी सी गति धीमी रही है और इसे बढ़ाने की जरूरत है। देखो, मैं वरुण जी, मैं एक बात आपसे जरूर करूंगा कि चाइना है जैसे कि 49 में उनकी रेवोल्यूशन हुई थी, उसके बाद वो दुनिया की सेकंड इकोनॉमी की रूप में आके खड़े हो गए और आज के दिन चैलेंज किया अमेरिका को। हमारी एक लिमिटेशन है, वैसे तो अमेरिका इज आल्सो ए डेमोक्रेसी, वी आर आल्सो द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, मगर जैसा प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि भाई ये जो बार बार सारा साल इलेक्शन चलते रहते हैं, कभी यूपी में, कभी बिहार में, तो कभी हरियाणा, मध्य प्रदेश, यानी कि वन नेशन वन इलेक्शन जब तक नहीं होगा हमारी इकोनॉमी में काबू में थोड़ा सा फर्क पड़ता है, क्योंकि सारा एफर्ट हमारा चैनलाइज कहीं और होता है। इसलिए उसको एक जगह चैनलाइज करने के लिए और सारी हमारी कैपेबिलिटीज को इंप्रूव करने के लिए उसमें वन नेशन वन इलेक्शन भी बहुत जरूरी है। क्योंकि हम खेल तो कोई और करते रहें और फिर कहें आके कि जी हम ये काम भी करेंगे, तो इकोनॉमी का वास्ट होना, इकोनॉमी का एक्सपेंड होना, यानी हमारा एम जो था वो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी था, मगर अभी थोड़ा सा सारे संसार की इकोनॉमी डाउन हुई कोरोना संकट की वजह से। उसमें हमें ये रियलाइज हुआ कि नो, आत्मनिर्भर जैसे हालात हो गए, ये हालात तो हुए चाइना की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी की वजह से, महत्वाकांक्षी पॉलिसी की वजह से, और डेब्ट ट्रैप जो दुनिया पर उन्होंने फैलाया, जैसे श्रीलंका में हम्बनटोटा पोर्ट बनाया, श्रीलंका डेब्ट ट्रैप में फंस गया और 99 ईयर लीज पे देना पड़ा चाइना को वो पोर्ट, और अभी कामयाब भी नहीं हुआ। इसी तरह ये पाकिस्तान में बना रहा है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो ये डेब्ट ट्रैप्स हैं, बट उस नेशन की तो इकोनॉमिक कैपेबिलिटी हुई जी। और अभी कोरोना में क्या है कि उनका सामान बना पड़ा है,
और खरीदार है नहीं। चलिए क्योंकि सर एक यूरोपियन आखिरी यूनियन सवाल और- आपसे मुझे करना है। जो सामरिक शक्ति के लिहाज से राफेल का आना, आप रक्षा मामलों के जानकार हैं, आपने वो सारी भूमिकाएं निभाई हैं, आपने सब कुछ देखा है, मनोबल के लिहाज से या फिर लड़ने के भी लिहाज से हम कहां स्टैंड करेंगे जब राफेल आ रहा है? तो राफेल आने के बाद मनोबल हम कहेंगे कि वी आर द बेस्ट, हम किसी से कम नहीं हैं। और इसी तरह हमारी कैपेबिलिटी, एक तो बात होगी कहने की और मनोबल की, एक असल कैपेबिलिटी। असल में कैपेबिलिटी मैंने कहा कि ऐसा मल्टीपर्पज एयरक्राफ्ट जो न्यूक्लियर बम भी डिलीवर कर दे, जो सरफेस टू एयर टू सरफेस मिसाइल भी करे डिलीवर, और जो एयर टू एयर भी करे, और जो समुद्री जहाज पे भी वार कर दे, और जो रेकी के लिए भी यूज हो जाए। तो ये एक बहुत ही भारी बर्तरी हमें हासिल है अपने एडवर्सरीज पे जी। तो दिस इज ए ग्रेट लीप फॉरवर्ड, आई विल से। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डीपी वत्स साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला और हमें समझाया, देशवासियों को समझाया कि राफेल के आने का जो मायने हैं वो क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल और सांसद डीपी वत्स साहब। और राफेल के आने के बाद जो दुश्मन है वो कई बार, 100 बार सोचेगा कि भारत के साथ लोहा लेना है या नहीं। फिलहाल इस खास पेशकश में नहीं, दीजिए इजाजत, नमस्कार।